नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाइक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं। करवा दिया गया है, आप सभी देख लीजिएगा। इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है और JCERT जैक के किताब का है, झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम पर है, इसलिए आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा सभी कोई। अब बता देते हैं कि यह जो है अभी आपको 30 टेस्ट सीरीज आपको 1 से 5 का चलेगा, ठीक है, जिसमें आज 5वां टेस्ट सीरीज हो गया है। अब 6 टेस्ट सीरीज से शुरू होगा। जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं, अगर वो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ इस 30 टेस्ट सीरीज को बना लेते हैं यहाँ से, JCERT जैक के किताब का पूरा पाठ्यक्रम का, तो हम कहते हैं यहाँ से आपका 60% यानी पासिंग मार्क्स आ जाएगा। इसलिए जो नहीं जुड़े हैं टेस्ट सीरीज में, अभी भी जुड़ जाएंगे। और डेली जो अभी टेस्ट सीरीज का जब भी आपको डेट दिया जाए कि इस टेस्ट सीरीज में भाग लेना है, आप ज़रूर भाग लीजिएगा और इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर बना लीजिए 30 को, ठीक है। अभी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इस 30 टेस्ट सीरीज के लिए ओनली फॉर 249 रुपये लग रहे हैं। आप यहां से लेकर के और टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद आपका रिजल्ट भी पब्लिश होता है, आप अपने ज़िले का, प्रखंड का, गांव का भी नाम रोशन कर सकते हैं। तो आप अभी देखने के बाद अवश्य टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए, टेस्ट सीरीज में हमने सारा प्रश्न आपको JCERT जैक के किताब का लिया है और देखिए प्रश्न इसी तरह के रहेंगे। अभी आपको बहुत तरह से उलझन आपके मन में चल रहा होगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। बहुत से चैनल वाले आपको बहुत चीज़ दिखा के चले जा रहे हैं, जिससे आपको मन में शंका बना हुआ रहेगा कि यह सही है यह गलत है। लेकिन आप एक चीज़ दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा कि आपको JCERT जैक की किताब से बाहर नहीं आने जा रहा, ठीक है। उस पर आधारित प्रश्न को आप देख लीजिएगा, वहाँ से कम 70% से 80% तक तो आपका प्रश्न रहेगा ही, ठीक है। 10-20% भी इधर उधर जो भी हो जाए, लेकिन यहाँ रहेगा तो आपका यहाँ से पासिंग मार्क्स फिक्स है। तो आप सिर्फ JCERT जैक का किताब पढ़ लीजिए। नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ पे सारा नोट्स अवेलेबल हम करवा दिए हैं, टेस्ट सीरीज भी करवा दिए हैं, बहुत चीप रेट में आप सारे चीज़ पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए प्रश्न है, 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को कहा जाता है? चतुर्भुज, त्रिभुज, पंचभुज, कोई नहीं, ठीक है। ये हो गया 3 भुजा तो त्रिभुज हो गया, ये हो गया 4 भुजा तो चतुर्भुज हो गया, ये हो गया 5 भुजा तो ये पंचभुज हो गया। तो 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को पंचभुज हम लोग कहते हैं। राइट आंसर इसका C हो जाएगा, ठीक है। देखिए डिटेल्स पढ़ना है तो आप इसका जितना आपका सिलेबस दिया गया है, सब सिलेबस को यहाँ पर डिटेल्स रूप में हम नोट्स PDF बना दिया गया है, आप वहाँ से ख़रीद करके पढ़ लीजिएगा। बाकी अभी ये टेस्ट सीरीज है, इसमें जिस तरह के प्रश्न है उसी पर आधारित आपको बताते हम चलेंगे, ठीक है। और इसका कल रिजल्ट भी आपको प्रकाशन कर दिया गया है। लड़कियों ने बहुत अधिक बाजी मारी, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए और टेस्ट सीरीज भाग लीजिए। लास्ट में आपको बहुत अच्छे प्राइज भी दिए जाएंगे, इसलिए आप सभी अभी क्यों अवश्य जुड़िएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर परिमाप बताना है आपको। परिमाप क्या होता है, इसका परिमाप क्या होगा बताना है आपको। 16 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए परिमाप का सूत्र होता है, जैसे हम लोग आयत का परिमाप का सूत्र रटते हैं, ठीक है, वर्ग का परिमाप का रटते हैं। तो देखिए परिमाप के लिए कोई सूत्र की विशेष आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हो सके कि आपको सूत्र याद नहीं रहे, आप क्या कीजिएगा उस केस में। तो परिमाप मतलब होता है कि भुजाओं का योग, मतलब जोड़ देना है सिर्फ। जैसे अगर हम A से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो A से B की ओर चलेंगे तो AB पर आएँ तो ये 2 हो गया, ठीक है। BC पर आए तो ये 5 हो गया, फिर CD की ओर गए तो ये 4 हो गया, फिर DE की ओर गए तो ये 5 हो गया, फिर EA की ओर गए
तो ये 2 हो गया ना। इसी को हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जोड़ देंगे तो 2 5 कितना हो गया 7, 7 और यहाँ पे आपका 4 हो गया 11 और 5 कितना हो गया 16 और 2 कितना हो गया 18। ठीक है, 18 हो गया। तो सूत्र की आवश्यकता नहीं है, इसे भी जुड़े 2 2 4 और 5 9 और 5 14 और 4 18, 18 आंसर होगा, यानी सी आंसर हो गया। सभी भुजाओं का योग है। क्लियर हो गया होगा। परिमाप से एक प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में आ जाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करके दे देता है, तो आपको जोड़ना आना चाहिए, आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, संपूरक कोण का युग्म है, संपूरक कोण का युग्म है। इसमें कौन संपूरक कोण का युग्म है? देखिए सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि संपूरक होता क्या है, पूरक होता क्या है। यहाँ से भी एक प्रश्न एग्जाम में आपके रहेंगे। ठीक है, 100% रहेंगे। देखिए इसीलिए तो हम आपको कहें कि सिर्फ आप 30 टेस्ट सीरीज को बनाइए। यहाँ पर सारे प्रश्न को हमने इंक्लूड कर दिया गया है और मिक्स क्लास है ये सभी का, तो आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो संपूरक कोण किसे कहते हैं? यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता हो, दो कोणों का योगफल 180 डिग्री होता हो तो उसको हम लोग संपूरक कोण कहेंगे। यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता हो तो उसको हम लोग पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन संपूरक कोण का युग्म है आपको पहचानना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ जोड़ के देखना पड़ेगा। जिसमें 180 आएगा वो संपूरक कोण हो रहा है, जिसमें 180 नहीं आएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन युग्म है प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 115 और 65 को जोड़ेंगे तो बताइए कितना आएगा। 5 5 10 हो गया, 6 1 7 1 8 हो गया, 180 आ गया, ये संपूरक कोण है। 112 और 68 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, इसको भी जोड़ के देखिए तो 8 2 10 हो गया और 6 1 7 1 8 हो गया, 180, ये भी संपूरक कोण है। और 120 और 60 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये भी 180 आएगा, ये भी संपूरक। यानी ए भी संपूरक है, बी भी संपूरक है, सी भी है, यानी राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। क्लियर। 55 का रोमन संख्या है, 55 का रोमन संख्या है। रोमन संख्या को हमने बहुत अच्छे तरह से आपको ट्रिक के माध्यम से इसका पीडीएफ बना दिया है। आप सभी जरूर जा करके वहाँ पर देख लीजिएगा, खरीद करके। देखिए एग्जाम में जाने से पहले आप यहाँ से जो जेसीईआरटी का हैंड रिटेन नोट्स बना है उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, नहीं तो धोखा हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप सभी को यहाँ से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करके चले जाइएगा। प्रश्न ये है कि कम है लेकिन सारे प्रश्न किताब के हैं और वहाँ से रहेंगे ही आपके एग्जाम में। ठीक है, 55 का रोमन संख्या क्या है, तो देखिए इसके लिए हमने ट्रिक बताया था, 4 एक्सल और 3 सीडीएम। ठीक है, यही है, 4 एक्सल और 3 सीडीएम। 4 ये 1 का संकेत हो गया, ये 5 का हो गया, ये 10 का हो गया, ये 50 का हो गया, ये 100 का हो गया, ये 500 का हो गया, ये 1000 का। कैसे करते हैं, तो देखिए इसको एक बार 5 से गुना, एक बार 2 से गुना, एक बार 5 से गुना, एक बार 2 से गुना, ऐसे अल्टरनेट याद कर लीजिएगा। 1000 तक का आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब 50 के लिए कितना है, तो आई भी 4 एक्सल, एक्स यहाँ पर 10 है और एल 50 हो गया, और 50 और 5 55 होता है, तो एल और भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो गया। नोट्स मंगा लीजिएगा, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सारा कुछ पीडीएफ हमने बना दिया है। जो जुड़ते हैं सिर्फ 500 रुपये में ही आपको 1 से 5 का कोर्स कंप्लीट है, और टेस्ट सीरीज जो साथ लेंगे उनको 200 रुपये लगेंगे। 30 टेस्ट सीरीज के, यानी 700 रुपये में आप यहाँ से कंप्लीट आपको 1 to 5 आप निकालने जा रहे हैं, रिजल्ट आपका होने जा रहा है। ठीक है, किसी गांव की जनसंख्या 1600 है, यदि उस गांव में 800 पुरुष और 300 महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं तो बच्चों की संख्या बतावें। 400 300 500 या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे गांव की कुल जनसंख्या आपको बता दिया गया है 1600। गांव की कुल जनसंख्या 1600। 1600 में कौन कौन है, पुरुष हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं। ठीक है, जिसमें पुरुष और महिला का संख्या दे दिया गया है तो घटा दीजिएगा, पुरुष और महिला जोड़ लीजिए, 800 और 300 1100, तो 1100 होगा। अब शेष बच गया वो क्या हो गया, बच्चे हो गए, तो 1600 में से 1100 घटा दीजिए, जो बच्चे वो बच्चे लोग हो गए, तो 500 आता है, तो 500 उसमें बच्चे हैं। ठीक है, सबसे छोटा भाज्य संख्या है, सबसे छोटा भाज्य संख्या है 0 2 3 4। ठीक है, देखिए प्राइम और कंपोजिट नंबर, भाज्य और अभाज्य संख्या, दो याद रखिएगा। ये प्रश्न बहुत अभी धमाल मचा रहा है, बार बार आ रहा है, इसलिए आपको इसमें किस तरह से प्रश्न पूछेगा, लेकिन भाज्य अभाज्य आपको जब आएगा तो आप उसका प्रश्न बना दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले भाज्य संख्या होती कौन है, भाज्य संख्या वह संख्या है जो एक और अपने को छोड़कर किसी अन्य से भी कटती हो, या कह सकते हैं कि जिसका गुणनखंड करेंगे और 2 से अधिक गुणनखंड होगा वह भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए 2 से स्टार्ट यदि हम करेंगे, 1 को नहीं लेंगे 2 को, तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड आएगा 1 और 2, यानी 1 और स्वयं, इसलिए यह भाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर 3 की बात करेंगे तो इसका गुणनखंड होगा 1 और 3, सिर्फ 1 से और 3 से ही घटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है। ठीक है,
4 की बात करेंगे तो 4 को जब काटेंगे तो 1 से सब कोई कटता है, इसलिए 1 जरूर दीजिएगा आप, फिर 2 से और 4 से। तो यानी सबसे छोटी जो भाज्य संख्या आ रही है वो 4 आ रही है, ठीक है, वो 4 आ रहा है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसी पर कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, लघुत्तम क्या होगा, महत्तम क्या होगा, ऐसा ही प्रश्न पूछ दे रहा है आजकल, इसलिए इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, 15, 30 और 45 का एलसीएम ज्ञात करें, फटाफट कीजिएगा। यानी एलसीएम का मतलब है कि वैसी संख्या इसमें होना चाहिए जो 15, 30 और 45 तीनों से कट जाता हो। ऐसे भी आप तुरंत सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 15 तो सिर्फ 15 से कटेगा, 30 और 45 से नहीं कटेगा, इसलिए इसका एलसीएम ही नहीं होगा। 30 सिर्फ 15 और 30 से कटेगा, 45 से नहीं कटेगा, इसलिए भी नहीं होगा। 45 सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 15 से कटेगा और 45 कटेगा, ये भी तीनों से नहीं कटा। लेकिन 90 देखिए, 90 15 के पहाड़ा में 15 छक 90, 30 तिहाई 90, 45 दूनी 90, यानी इसका एलसीएम 90 होगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जल्दीबाजी में, और विशेष है तो आप अपने नियम के अनुसार चलिएगा। 15, 30, 45 का एलसीएम निकालना है। मान लीजिए यहाँ तो अभी 5 से चलिए, 5 तिया 15, 5 छक 30 और 5 9 45, फिर 3 से दे डालिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 तिहाई 90 आ गया। तो ये एलसीएम हो गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सलमा के पास 18 केजी 500 ग्राम आम था। सलमा के पास देखिए कितना आम था, 18 केजी 500 ग्राम। उसने 8 केजी 300 ग्राम आम खरीद राशिद को बेच दिया। अब सलमा के पास कितना आम बचा है बताइएगा। 10 केजी 200 ग्राम, 10 केजी 300 ग्राम, 12 केजी 400 ग्राम या कोई नहीं, ठीक है। तो सलमा के पास 18 केजी 500 ग्राम आम था 18 केजी 500। अब उसने बेच दिया कितना, 8 केजी 300 ग्राम बेच दिया। अब कितना बचा, 0 0, 5 में से 3 गया 2, यहाँ पर केजी, 18 में से 8 गया 10, 10 केजी 200 ग्राम उसके पास अब बच गया है, ठीक है। परिवार के सदस्यों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, झगड़े का, प्यार और सहयोग का, भेदभाव का, दुश्मनी का, ठीक है। तो परिवार और सदस्यों के बीच प्यार और सहयोग का संबंध होना चाहिए। मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है, मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है गांव, समाज, परिवार, कोई नहीं, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई सबसे पहले परिवार शुरू होता है, उसके बाद हम लोग गांव की ओर चलते हैं, उसके बाद हम लोग समाज की ओर चलते हैं। तो इस तरह से सबसे छोटी इकाई को परिवार कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हमने क्या किया है कि आपको सब पहले इसका टोटल जो आपको सिलेबस आया हुआ है उसका तो हमने नोट्स यहाँ पर पूरा पीडीएफ कंप्लीट कर दिया है 1 to 5 का। तो 1 to 5 यहाँ पर कंप्लीट है। अब यहाँ पर इसका सभी का प्रैक्टिस सेट भी हमने करवा दिया, ठीक है। सभी का 10-10 प्रैक्टिस सेट भी हमने करवा दिया है। अब इसके बाद बहुत सारे का क्वेश्चन बैंक हो गया है, कुछ का क्वेश्चन बैंक बाकी वो भी होगा आपको। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग जिस तरह के प्रश्न आएंगे उसको मिक्स करके हम लोग यहाँ पे सारे प्रश्नों का टेस्ट सीरीज बना रहे हैं। तो अब देखिए इसमें 30 टेस्ट सीरीज जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से किसी भी तरह से हम लोग 60% को क्रॉस कर जाएंगे। इसलिए सभी को टेस्ट सीरीज में जुड़ना कभी भी नहीं भूलिएगा। सिर्फ इतना टेस्ट सीरीज भी आप बना लीजिएगा तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जो शिक्षक जुड़े हैं और टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो वो भी अच्छा बात नहीं है। आप सभी टेस्ट लगाइए और लगाने के बाद देखिए क्या होता है। और लगभग ये देखिए 24 घंटे के अंदर हमारे पास टेस्ट सीरीज का बनाया हुआ आप लोग भेज दीजिएगा, क्योंकि उसमें आंसर साथ है। और सभी को प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका रिजल्ट अवश्य होगा, किसी को होपलेस होना नहीं है। और देखिए जेटेट को बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए आप वो 10 बार तैयारी करने से अच्छा है एक बार तैयारी करके उसको निकाल लीजिए, ठीक है। और लाइफ टाइम इसकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है। तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा। जो भी अपने शिक्षक बंधु जुड़े हुए हैं उनके साथ और भी जो इष्ट मित्र हैं उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे और सभी का रिजल्ट अगर अच्छा हो इसके लिए ज़रूर हमारे साथ चलेंगे, ठीक है। खेल कूद बच्चों के विकास में किस प्रकार सहायक होता है, ज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक या सभी। देखिए खेल कूद ऐसा अहम मुद्दा है जिसमें यहाँ पर अनुशासन भी होता है, शारीरिक क्रिया भी होता है और यहाँ पर एक सामाजिक जुड़ाव होता है कि किस तरह से हमको किसको बोलना है, और यहाँ पर ज्ञानात्मक भाव भी होता है, ठीक है। तो खेल कूद बच्चों के विकास में किस तरह से सहायक है, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कौन शाकाहारी जीव नहीं है, आपको बताना है कि कौन इसमें शाकाहारी जीव नहीं है। शाकाहारी जीव मतलब जो साग सब्जी हरे पेड़ पौधे खाते हैं वो, ठीक है। तो हिरन तो शुद्ध शाकाहारी है, केवल घास पेड़ के पत्ते। गाय भी शुद्ध शाकाहारी है, खरगोश भी शुद्ध शाकाहारी है। लेकिन कुत्ता तो कौन शाकाहारी जीव नहीं पूछा, देखिए ध्यान दीजिएगा, कौन शाकाहारी नहीं है। तो कुत्ता जो है ये शाकाहारी में नहीं आता है।
विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? टमाटर, गाजर, मूली, मिर्ची। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन ए का जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे ऑप्शन जो है आपके गाजर होंगे। ठीक है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उस जीवाणु का क्या नाम है? राइजोबियम, नाइट्रोजन, अल्पाबियम, कोई नहीं। तो दलहनी पौधे की जड़ों में सूक्ष्म जीव राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं? मधुमक्खी अपना भोजन किस विधि के द्वारा करते हैं? उत्पाद विधि, मकरंद चूसकर, कुतर कुतर कर, कोई नहीं। ठीक है, तो मधुमक्खी फूलों का मकरंद चूसकर भोजन बनाती है, तो ये मकरंद चूसकर हो जाएगा। वहाँ कोई बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा है? वहाँ कोई बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चय, निश्चय, संबंधवाचक या कोई नहीं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, वहाँ कोई बात कर रहा है। कोई मतलब पता नहीं है आपको कि कौन कर रहा है, यानी ये अनिश्चय है। क्या है? अनिश्चय है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित है मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। सीता पेन से पत्र लिखती है, कौन सा कारक है? ठीक है, सबसे पहले देखिए, कारक को पहचानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? विभक्ति चिन्ह इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें विभक्ति चिन्ह है से, इसमें विभक्ति चिन्ह से है। देखिए, से जो विभक्ति चिन्ह है दो कारक में यूज होता है, एक अपादान कारक में होता है और एक करण कारक में होता है। ठीक है, अपादान कारक में क्या होता है? जब किसी से एक दूसरे से अलग होता है। जैसे पेड़ में अभी पत्ता है, अब पेड़ से पत्ता गिर गया, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो ये से के लिए अपादान कारक होगा। लेकिन यहाँ पे हम साधन के द्वारा काम कर रहे हैं। सीता पेन से पत्र लिखती, यानी पत्र लिखने का साधन मेरा पेन है, इसलिए यहाँ पर इस से का मतलब होगा करण कारक। याद रखिएगा, जिसमें साधन से काम होगा करण कारक होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। जैसे हम बाइक से पटना जाते हैं, हम कार से सब्जी खरीदने जाते हैं। ठीक है, ये सब साधन हो गया ना। हम पेन से पढ़ते हैं, हम किताब से पढ़ते हैं, हम पेन से लिखते हैं, तो ये सारा चीज़ साधन वाली से आ रही है, इसलिए करण कारक में इसको डालिएगा। ठीक है, पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। पुल्लिंग शब्द की पहचान करें। पंडिताइन, ठकुराइन, नर या कोई नहीं। ठीक है, ये सब स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर देखिए पुल्लिंग, तो नर पुल्लिंग है। ठीक है, नर पुल्लिंग है, और मादा यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग इसका होता है, तो पुल्लिंग में नर हो जाएगा ये सब। शत्रु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? आपको बताना है। शत्रु का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शत्रुता, शत्रुमय, शत्रुपन, कोई नहीं है। तो शत्रु का भाववाचक संज्ञा शत्रुता होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आपको हर बार एग्जाम में आता है, इसलिए इसको आप लोग देख के जाइएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का अर्थ है। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का क्या अर्थ है? चोर की दाढ़ी में तिनका होना, तिनका दाढ़ी में होना, अपराधी हर समय भयभीत रहता है, कोई नहीं। ठीक है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका होने का मतलब होता है कि अपराधी जो है हर समय डरा हुआ रहता है, हर समय भयभीत रहता है। ये हो गया चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ। नाविक का सही संधि विच्छेद है। नाविक का सही संधि विच्छेद है। नौ जोड़ इक, नय जोड़ अक, नौर जोड़ वक, ना जोड़ विक, क्या होगा? ठीक है, तो नौ जोड़ इक। ठीक है, ये नाविक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अध्यापक का बहुवचन होता है। अध्यापिका, अध्यापकगण, अध्यापकाएं या सभी। ठीक है, तो अध्यापक का बहुवचन हम कहेंगे तो अध्यापकगण या अध्यापक वृंद के रूप में लिखा जाता है, तो अध्यापकगण होगा। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? स्वयं पैर पर चलना, पैर को खड़ा करके चलना, आत्मनिर्भर होना, कोई नहीं। ठीक है, अपने पैरों पर खड़ा होना इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। राइट आंसर सी हो जाएगा, आत्मनिर्भर होना। बुद्धि लब्धि का सूत्र है। बुद्धि लब्धि का सूत्र है, क्या होगा? आपको बताना है। बुद्धि लब्धि का क्या सूत्र है? मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु इंटू 100, मानसिक आयु बट्टे चक्रकाल, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु या कोई नहीं। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। 100% यहाँ से आने वाला प्रश्न है, आप सभी इसकी तैयारी करके जाएंगे। बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, CWSN का क्या अर्थ है? CWSN का क्या अर्थ है? प्रश्न पूछा हुआ है विभिन्न राज्यों में, इसलिए इसको देखना है। मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, एकांगी आवश्यकता वाले बच्चे,
मृदु आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है। CWSN का चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड होता है, चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं, और राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाल केंद्रित कक्षा में बच्चों को क्या अवसर मिलना चाहिए? बाल केंद्रित जब कक्षा चल रहा है तो इसमें बच्चों को कैसा अवसर देना चाहिए? आपको अपने स्तर से समझाना है। प्रश्नों को रटने का अवसर दीजिए, अपनी बात करने और प्रश्न पूछने का अवसर दीजिए, शिक्षक की नकल करने का अवसर दीजिए, शांत बैठने का दीजिए। क्या होगा बाल केंद्रित कक्षा में, बताइए आप सभी को। तो बाल केंद्रित कक्षा बच्चों के लिए स्वतंत्र करता है और यहाँ पर हो जाएगा अपनी बात कहने और प्रश्न पूछने की आपको पूरी स्वतंत्रता उस बच्चा को देना है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? एक कठोर प्रशासक की, एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता की, कक्षा में चुपचाप बैठकर अवलोकन करने की, या केवल व्याख्या देने की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चों को केंद्र में रख के शिक्षा देना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? उस बच्चा को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता के रूप में आपको वहाँ पर रहना होगा, ठीक है। शिक्षक को एक उसके मार्गदर्शक, जो गलत कर रहा है उसको सही मार्गदर्शक देने, और जो चाह रहा है उसके लिए अगर अच्छा है तो उसको साधन उपलब्ध कराने के रूप में आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। एक बच्चा मौखिक रूप से भाषा का संप्रेषण नहीं कर पा रहा है, वह किस रोग से ग्रसित है? ठीक है, देखिए यहाँ से तो एक प्रश्न मैंने 101% कह लीजिए कि आपका रहता ही है, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर का प्रश्न है? अधिगम विकार, ठीक है। अधिगम विकार का हर टॉपिक हमने इस कदर आपको बताया है कि आप कहीं भुलाइएगा नहीं, सिर्फ लेके पढ़ लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो अधिगम विकार में सबसे ज़्यादा अभी तक तो पूछा जाने वाला प्रश्न क्या था? तो आप सभी को अगर एग्जाम दे रहे होंगे तो हर में चाहे सीट में डिसलेक्सिया, उसके बाद आता है डिसकैलकुलिया, और उसके बाद अभी देखिए आएगा डिस्फेजिया, ठीक है। तब डिसलेक्सिया में तो आप जान रहे हैं कि बच्चा पढ़ नहीं पाता है ना, कोई अक्षर को बी को डी पढ़ता है, डी को बी पढ़ता है। डिसथिया में क्या होता है? डिसकैलकुलिया में बच्चा 2 और 2 जोड़ के यहाँ पे 4 नहीं बता करके 6 बता रहा होता है, 2 + 3 को 6 बता रहा होता है, 2 + 4 को 8 बता रहा होता है, यानी इसमें संक्रियाएं संबंधी समस्या होती है, तो कैलकुलिया हो गया। और भाषा संप्रेषण का जो समस्या आता है, भाषा जो नहीं बोल पाता है, तो याद रखिएगा भाषा को रखने का ट्रिक है। तो भाषा आदमी फेज बाय फेज सीखता है, तो भाषा संबंधी जब त्रुटि है तो फेज बाय फेज मतलब याद रख लीजिएगा ये फेजिया रोग है। फेजिया में डिस जोड़ दीजिएगा तो डिस्फेजिया हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? समूह का सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, विकासात्मक या बहुकारक, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पत्तियां के रूप में खाए जाने वाले भोजन है, इसमें कौन सा भोजन ऐसे हैं जो पत्ती के रूप में हम लोग भोजन लेते हैं? सरसों, पालक, मेथी, सभी, यानी सरसों का भी साग हम लोग सब्जी के रूप में लेते हैं पत्ता को, पालक का भी पत्ता सब्जी, मेथी, यानी राइट आंसर डी होगा, सभी पत्ता के रूप में खाए जाने वाले हैं। सरसों के पौधा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, प्रकाश संश्लेषण, या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए सरसों का पौधा ये जो है बीज से तैयार होता है, तो जितने भी पौधे बीज से तैयार होते हैं, जितने भी पौधे बीज से तैयार होते हैं उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं, और जो बीज से नहीं तैयार होता है लैंगिक जनन, और कुछ को कायिक जनन में हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो ये लैंगिक जनन में चला जाएगा। पत्तियों में मौजूद हरे रंग को क्या कहते हैं? पत्तियों में मौजूद हरे रंग को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण, पर्णवृत्त, या कोई नहीं, ठीक है। तो पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्ण को क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। मरुस्थल का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? बताना है आपको कि मरुस्थल का जहाज किस जंतु को कहा जाता है? ऊँट को, भेड़ को, बकरी को, ऊँट को, ठीक है। तो मरुस्थल का जहाज किसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर? तो मरुस्थल का जहाज ऊँट को कहा जाता है, राइट आंसर ए भी हो सकता है और डी भी, जो भी आंसर आप दीजिएगा दोनों सही होगा। मरुस्थल जहाज ऊँट को कहा जाता है, ठीक है, 2 बार लिखा गया है। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन, संघनन, उद्रोपातन, या सभी, ठीक है। तो जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो है आपको वाष्पन कहलाती है, ठीक है। उत्तर अमेरिका में घास स्थल को क्या कहा जाता है? प्रेयरी, पैम्पास, डाउन्स, या कंपोज। देखिए घास स्थल का नाम आप सभी को याद रख लीजिएगा, घास स्थल आपको पढ़ा दिया गया है, घास स्थल का नाम ट्रिक से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका जरूर रहेगा एग्जाम में, जरूर से जरूर रहेगा। तो देखिए इसके लिए याद है, अपय क्या था इसका ट्रिक था? अपय, उपरय, दबे,
और अप्रय उपरय देवे, ठीक है। तो अ से यहाँ पर अप्रय है, उत्तरी अमेरिका। इसके घास के मैदान को प्रे मतलब प्रेरी कहते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के घास को प्रेरी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के घास को डाउन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा, इस ट्रिक को आपको बना दिया गया है। यहाँ से घास स्थल का पूरा नाम याद हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से रहेगा, आपको 1 मार्क्स आ जाएगा। तो राइट आंसर प्रेयरी हो जाएगा, ये हो जाएगा। झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्णपाती वन, आर्द्र पर्जन वन, शुष्क पर्जन वन और कोई नहीं, ठीक है। झारखंड में जो वन पाया जाता है वो आपका हम लोगों का क्या है? शुष्क पर्जन वन है। यहाँ पर जो है गर्मी के दिनों में पेड़ से पत्ते झड़ जाते हैं। 3/7 बराबर खाली जगह है 28 में सही संख्या कौन होगा बताना है। 6 होगा, 14 होगा, 21 होगा या 12 होगा, ठीक है। कैसे भराएगा देखिए, तो आप यहाँ से देखिए 2 को कोई चीज़ दिया हुआ रहेगा, तो नीचे वाला दोनों दिया हुआ है, इससे आप कंपेरिजन कर लीजिए। क्या करिएगा, तो देखिए इससे आप देखिएगा तो 7 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 28 हो रहा है? 4 बार। 7 × 28। तो उसी तरह से अब आप दिमाग में लाइए कि 3 का पहाड़ा 4 बार पड़ेगा तो कितना आएगा? तो 12, ठीक। अब देखिए दोनों बराबर हुआ कि नहीं? तो ये 3/7 था, अब 12 करेंगे, और यहाँ पर ये कितना हो गया? 28 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब 4 से चलेंगे तो 4 × 12 और 4 × 28, ये भी 3/7 हो गया, 3/7 हो गया, दोनों तरफ हो गया। तो इस तरह से इसको भरना रहता है, तो राइट आंसर 12 हो जाएगा। क्लियर। 7/8 और 3/5 में छोटा भिन्न कौन सा है बताना है आपको, ठीक है। इसका बहुत सुंदर ट्रिक है। 7/8 और 3/5 लिख लीजिए, इसमें छोटा कौन है? तो देखिए तिरछा तिरछे गुना कर लीजिएगा, तो इस 7 × 5 कितना हो जाएगा बताइए? ये 35 हो रहा है, और ये 8 तरीके कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। अब देखिए कि 35 और 24 में कौन छोटा है? 24 किधर वाला आया है? इधर वाला आया है, तो इधर वाला भिन्न छोटा है नहीं, 3/5 है। बस इसी तरह से कर लीजिएगा, बड़ा छोटा 2 गोला में क्लियर हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अक्षर में समकोण बन रहा है? तो जो सीधे एकदम हो लंबवत हो ये 90 डिग्री बनता है, तो इसमें भी 90 डिग्री वाले कोण को समकोण हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरे लंबवत है, ये इसमें भी समकोण बन रहा है। एफ वाले इसमें भी समकोण बन रहा है, इसमें भी समकोण बन रहा है। राइट आंसर डी, सभी में समकोण ये 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए सभी में समकोण। 2 दिए गए बिंदु से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है? 0, 1, 2, 3, ठीक है। 2 दिए गए बिंदु से कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है? 2 बिंदु मान लीजिए ले लिया, इससे सरल रेखा खींचेंगे तो कितना खींचेंगे? एक ही जाएगा ना। तो 2 दिए गए बिंदु से और 1 बिंदु से कितना खींच सकते हैं? अनंत खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं। तो 2 दिए गए बिंदु से केवल 1 सरल रेखा खींची जा सकती है। 400 बच्चों की कक्षा में 250 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करें। प्रतिशत का प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न रहेंगे। 30%, 40%, 37.5% या कोई नहीं, ठीक है। देखिए टोटल संख्या कितना है? 400, उसमें लड़के कितने हैं? 250। लड़कियों का प्रतिशत निकालना है, इसका मतलब लड़कियों का संख्या आपको जानना पड़ेगा। तो 400 में से 250 को घटाइए तो लड़कियों की संख्या निकल गया 150। अब हमको सभी संख्या मालूम है, कुल 400, लड़के 250, लड़कियां 150। जिसका प्रतिशत निकालना होगा तो लड़कियों का प्रतिशत बराबर हो जाएगा सूत्र लड़कियों की संख्या बट्टे नीचे होता है कुल संख्या और इंटू हम लोग करते हैं 100, ठीक है। 100 से ये 400 4 बार में कट गया। अब 4 से 150 काटिएगा तो 4 तिया 12, 3 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 हो जाएगा 20 दशमलव यानी 37.5 आएगा। आप भाग दे करके देख लीजिएगा, 37.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 लीटर पानी तथा दूध के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है, तो मिश्रण में दूध की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। 30%, 40%, 60%, कोई नहीं। कैसे बनेगा? सबसे पहले देखिए, पानी और दूध का अनुपात 2:3 है, ठीक है। यानी पानी कितना भाग है? उसमें 2 भाग है। और दूध कितना भाग है? देखिए पानी पहली बार है तो पहली बार अनुपात 2 है, दूध दूसरी बार है तो दूसरी बार अनुपात 3 है, तो पानी और दूध का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक। तब प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें, तब जिसका प्रतिशत मात्रा निकालना है तो किसका प्रतिशत मात्रा निकालना है? दूध का। तो दूध की मात्रा ऊपर कीजिए बट्टे कुल अनुपात कीजिए। कुल अनुपात कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिएगा 2 और 3 5 और इंटू कर दीजिएगा 100। 5 से 100 20 बार में, अब 20 दिया हो गया 60, यानी 60% राइट आंसर ये हो जाएगा सी, ठीक है।
रमेश ने एक साइकिल 3,000 रुपये में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करके अब उससे 4,000 रुपये में बेच दिया, तो इस खरीद बिक्री पर लाभ या हानि बतावें। लाभ 500 रुपया, हानि 500 रुपया, लाभ 400 रुपया, हानि 400 रुपया, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, साइकिल 3,000 रुपये में खरीदाया है और मरम्मत पर 500 रुपया खर्च हुआ है, यानी कुल उसको खर्च साइकिल पर बाजार में लाने के लिए कितना पड़ा, 3500 रुपया खरीद करके और मरम्मत पर करके पड़ा है। अब वह बाज़ार में बेच कितना में दिया, 4,000 में। ठीक है, 4,000 में बेच दिया। ठीक है, अब बताइए कि 4,000 में जब बेच दिया गया तो आप खरीदे थे कितना में, 3500 में, बेच कितना में रहे, 4,000 में, तो आपको तो लाभ हो रहा है ना। कितना लाभ हो रहा है, 500 रुपया, तब 500 रुपया लाभ होगा। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। समास के कितने भेद होते हैं, देखिए एग्जाम में आया हुआ है और समास से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे और समास से जितने राज्यों में प्रश्न आए हैं उसका टोटल का पीडीएफ बना दिया गया है, आप सभी वहाँ से ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए पीडीएफ से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर ऑथेंटिक चीज़ बनाया गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बनाया गया है। कम पढ़ के अधिक अगर अंक लाना है तो आपके लिए सबसे अच्छा जेसीईआरटी का नोट्स जो बना है वही है, उसको ही आप फॉलो करके एग्ज़ाम में जाने से पहले दिन तक ज़रूर देख के जाइएगा। सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सब बना बनाया हुआ है। ठीक है, समास से कितने भेद हैं, 4, 5, 6 या 8। ठीक है, समास के यहाँ पर 6 भेद हैं, प्रश्न ये जेटेट में आए हुए हैं। ठीक है, समास का भेद का नाम अगर याद रखना होगा तो आपको देखिए इस ट्रिक का याद कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो अब तक समास 2 है, इसी पर समास का सब नाम याद हो जाएगा। अब तक समास 2 है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास। ठीक है, यहाँ पे हो गया 4 गो, यहाँ पे क्या गो हो गया, 4 गो अब तक से, अ से एगो, ब से एगो, त से एगो, क से एगो। और समास तो ऑलरेडी समास से 2 भेद है, 2 से देखिए एगो द से द्वंद्व समास और एगो द से द्विगु समास, 4 और 2 6, तो यही 6 को आपको देखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, काल के कितने भेद होते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल की बात करेंगे, राइट आंसर सी होगा। राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द जिसको समानार्थी शब्द यानी उसी अर्थ के जैसा और अर्थ जो निकलता है उसको हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्र का देश हो, देश दिया है, द्रक्षा दिया है, सरिता दिया है सभी। देश का मतलब राष्ट्र हो गया, द्रक्षा का मतलब अंगूर होता है, सरिता का मतलब नदी होता है, यानी राष्ट्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चांद पर थूकना, चांद पर थूकना मुहावरा का क्या अर्थ है आपको बताना है। चांद को थूकना, चांद को मारना, किसी को अपमान करना या कोई नहीं। ठीक है, तो चांद पर थूकना जो मुहावरा का अर्थ है, किसी को अपमान करना हम लोग कहते हैं चांद पर थूकना को। महोत्सव का सही संधि विच्छेद है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, मह जोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव, महान जोड़ उत्सव या महाजोड़ सौ, कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है, तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद आपका होगा महाजोड़ उत्सव। ठीक है, महाजोड़ उत्सव, क्योंकि आ और ओ मिलने पर ओ बनाता है, तो ये महोत्सव से हो जाएगा। ठीक है, तो ये महोत्सव का राइट आंसर बी होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। हाथ में कंगन नहीं होना, कंगन हाथ में नहीं होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है या कोई नहीं। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। युवक का भाववाचक संज्ञा है, युवक का भाववाचक संज्ञा है युवती, युवन, युवकगण या सभी। ठीक है, युवक का भाववाचक संज्ञा जो होता है वो यौवन होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब जो टेस्ट सीरीज में भाग लेते हैं उनके लिए देखिए आगे और भी आप इस तरह का प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए हमने इसके नीचे आंसर शीट भी आपको दे दिया है। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज में भाग लेते हैं उनको क्या करना है, देखिए एक पेज ले लीजिएगा, पेज पर सबसे ऊपर पृष्ठ में मोटे अक्षरों में अपना नाम लिख दीजिएगा, जिला का नाम लिख दीजिएगा,
प्राप्तांक पूर्णांक पहले लिखिएगा और प्राप्तांक लिखिएगा, ठीक है। ये पहले आप सीरियल नंबर से स्टार्ट करेंगे, 1 से 50 तक कल बना लेंगे। फिर देखिए आंसर शीट है, उसके जरिए आप जांच करेंगे और हमारे पास प्राप्तांक को लिख करके उस पृष्ठ का फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा। उसके बाद हम आपके ज़िले के लिए नाम रोशन के लिए आप ज़िले का नाम हम रिजल्ट में निकालेंगे। आप उस रिजल्ट को देखिएगा। बहुत से लोग जुड़े हैं और अच्छी तैयारी चल रही है। जो नहीं जुड़े हैं, सिर्फ 249 में 30 टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। आपका 1 से 5 का एग्ज़ाम यहाँ से 100% निकल जाएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।